हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का अरुण मौर्य बीआरएच पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर 6 जयो प्रक्रम। उसका अत लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग पढ़ रहे थे। 14 प्रश्न तक हो गए थे। आज 15वां प्रश्न पढ़ना है कि प्रोटीन्स क्या है, इसका निर्माण किन किन अवयवों के भाग लेने से होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये मुख्य अपघट्ट होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है प्रोटीन के बारे में, तो प्रोटीन एक काफी बड़ा टर्म है। प्रोटीन क्या है? बड़ा टर्म है। प्रोटीन बने होते हैं किससे? अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं? और जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रोटीन की रचना जटिल होती है। ठीक है, प्रोटीन की रचना क्या होती है? जटिल होती है। जीवित शरीर में प्रोटीन कितना पाया जाता है? 14% भाग पाया जाता है। इसको याद रखना, कितना पाया जाता है? 14% पाया जाता है। और फिर प्रोटीन सामान्यतः किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन तथा आंशिक रूप से, सॉरी, हाँ संयोग, यहाँ पे सॉरी हम गलत बोल दिए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं। इसके अतिरिक्त क्या पाते हैं कि गंधक, फास्फोरस, आयोडीन, लोहा आदि भी आंशिक रूप से उपस्थित होते हैं। तो इसको देखो, क्या चीज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। सल्फर को गंधक बोला जाता है, ठीक है, आयोडीन। और एक चीज होता है लोहा, जिसको हम लोग बोलते हैं Fe। क्या बोलते हैं? Fe। तो इसको देखो, याद करने का तरीका है कि कहो ना, कहो ना प्यार से आएगी फिर। कहो ना प्यार से आएगी फिर। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। और फास्फोरस, सल्फर, इसको गंधक बोलते हैं, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन और Fe, फिर से मतलब Fe मतलब होता है आयरन। ये जो होते हैं चीजें कम मात्रा में पाए जाते हैं आंशिक रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब प्रोटीन किस में पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन देखो लिखा है, प्रोटीन की इकाइयों क्या होती है? अमीनो अम्ल होते हैं। यानी ये सब मिलकर क्या बनाता है? अमीनो अम्ल बनाते हैं। अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। तो अब प्रोटीन की किसमें पाया जाता है? प्रोटीन दूध में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है, दाल में पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। ठीक है, तो जिसे जो बच्चे मान के चलिए 13 से और आपका ये 18 के बीच में होते हैं, तो इन लोगों को ग्रोथ ज्यादा होते हैं, तो ऐसे बच्चों को प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए। तो जैसे कि मान के लिए जो लोग मांसाहारी हो, लोग मांस भी खा सकते हैं। जो लोग मांसाहारी नहीं है तो भाई वो लोग दूध है, दाल है, हरी सब्जी है, ये सब खाएं, क्योंकि इसमें सब में अब प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाते हैं। और एक चीज होता है, सोयाबीन में प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर आगे देखिए, प्रश्न नंबर 16, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो वसा का पाचन होता है, वसा इतनी जल्दी टूटता नहीं है। ठीक है, तो वसा जल्दी पचता नहीं है, तो इसको पहले तोड़ा जाता है। सब वसा जो होता है बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं, इसको क्या करते हैं? छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है पहले। तो जब छोटे छोटे मालिक्यूल में तोड़ा जाता है, तो इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है, वो होता है लाइपेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज नामक एंजाइम होता है। ये लाइपेज एंजाइम जो होता है, ये कहाँ से निकलता है? पित्तरस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पित्तरस में पाया जाता है। ये क्या करता है कि जो बड़ी बड़ी देखो मालिक्यूल होते हैं, उसको क्या करते हैं? छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, और ये घटना कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? ये छोटी आंत में होती है। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर लिखा है, वसा हमारी आंत के बड़ी बड़ी गुलिकाओं के रूप में उपस्थित होता है, जिसके कारण एंजाइम की विखंडन कर पाने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि बड़े बड़े होते हैं तो एंजाइम इसको तोड़ नहीं पाते हैं। फिर तब क्या करते हैं कि पित्त रस, इन बड़ी जो पित्त रस होता है, ये बड़ी गुलिकाएं यानी मालिक्यूल जो होते हैं, बड़े बड़े गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ देते हैं, जिससे एंजाइम इनके क्रिया कर सकते हैं। ये अग्न्याशय से, कहां से निकलते हैं? अग्न्याशय से। और किससे? लाइपेज नामक एंजाइम साबित होता है, जो वसा का पाचन करने में सहायक होता है। वसा के पाचन की यह संपूर्ण प्रक्रिया कहाँ होती है? क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं।
कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन पाचन में सहायक है। प्रोटीन पाचन में, सब पे ध्यान देना। तो प्रोटीन को पचाने के लिए देखो, जो आमाशय होता है जिसको पेट बोलते हैं, ठीक है, पेट के जठर रस यानी अम्लीय माध्यम में एक एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन होता है? पेप्सिन। ये प्रोटीन को पचाता है। लेकिन अग्न्याशय जो होता है, अग्न्याशय रस में जो होता है वहां से निकलता है ट्रिप्सिन। तो आमाशय से कौन सा निकला? पेप्सिन। अग्न्याशय से कौन सा निकला? ट्रिप्सिन। ये दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, पेप्सिन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में होता है। पेप्सिन किसमें होता है? अम्लीय माध्यम में। और जो ट्रिप्सिन होता है ये क्षारीय माध्यम में होता है। समझ बेटा? तो जो आमाशय से पेप्सिन निकलता है ये अम्लीय माध्यम में पाया जाता है। अग्न्याशय रस से ट्रिप्सिन निकलता है ये क्षारीय माध्यम में होता है। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों प्रोटीन का पाचन करते हैं। अब आगे चलते हैं कि प्रश्न नंबर 18 पे इसमें लिखा है कि संतुलित आहार से क्या आशय है। संतुलित आहार मतलब भाई संतुलित का मतलब संतुलन में होना चाहिए, ठीक है। जैसे तराजू है, तराजू संतुलन में कब होगा? जब दोनों बराबर होंगे। तो वही चीज है कि जब भोजन संतुलित मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि जब संतुलित लेने का मतलब यह है कि प्रत्येक एज में भोजन अलग अलग तरीके से लिया जाता है, क्योंकि खुराक सबका अलग होता है, सबका डिमांड अलग होता है। तो वही चीज संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की वृद्धि, विकास, कार्य, स्वास्थ्य संरक्षण के लिए सभी आवश्यक तत्व विद्यमान हो, ठीक है। यानी शरीर की वृद्धि के लिए जो जो तत्व चाहिए वो सभी चीजें उसमें क्या हो? अवेलेबल हो। ये तत्व उसमें सही मात्रा व गुणों में संतुलित रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी जितना होना चाहिए उतना हो, उसीलिए उसको हम बोलते हैं संतुलित आहार, ठीक है। फिर लिखा है कि संतुलित भोजन को निर्धारित करने के 4 मुख्य कारक बताओ। 4 मुख्य। भाई एक चीज समझिए कि संतुलित भोजन आपको लेना है, तो संतुलित भोजन लेने के लिए क्या क्या चीज होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि कोई व्यक्ति है, व्यक्ति की आयु पर डिपेंड करता है। कोई छोटा बच्चा है तो भोजन कम खाएगा, कोई नवयुवक है तो भोजन थोड़ा ज्यादा खाएगा, जो बुजुर्ग है वो भी भोजन कम खाएगा। तो वही चीजें, चूंकि जो बुजुर्ग होगा उसको भोजन ढंग से डाइजेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो व्यक्ति की आयु पर भोजन डिपेंड करता है, लिंग पे निर्भर करता है। क्योंकि स्त्री का भोजन खाने का तरीका अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। तो किस पे? व्यक्ति की आयु पर, लिंग पर, वो स्त्री है कि पुरुष है। व्यक्ति के शरीर का आकार कैसा है। कोई बहुत मतलब जैसे कि बड़ा है तो ज्यादा खाएगा, कोई नानमुन के बंठनिया है तो भोजन कम खाएगा, ठीक है। छोटा बच्चा छोटा है तो कम खाएगा। तो व्यक्ति के आकार पर भी डिपेंड करता है और जलवायु पे डिपेंड करता है, ठीक है। जलवायु मतलब होता है कि वो किस कंडीशन में रह रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है हमेशा एसी में रहता है तो भाई जाहिर सी बात है उसको भूख कम लगेगी। और जैसे मान लो जो दिन भर काम कर रहा है तो उसको भूख ज्यादा लगेगी। तो जलवायु पे डिपेंड करता है। फिर लिखा शारीरिक श्रम। और कोई व्यक्ति मान लो श्रम मतलब होता है कि काम करना। जो व्यक्ति जब काम करेगा तो डाइजेशन बढ़िया होगा, जब डाइजेशन बढ़िया होगा तो भोजन ज्यादा करेगा। तो 5 चीजें हैं, कौन कौन है? व्यक्ति की आयु पर डिपेंड करता है, लिंग पर डिपेंड करता है, वो स्त्री है कि पुरुष है, और व्यक्ति के शरीर का आकार पर डिपेंड करता है, और जलवायु पर डिपेंड करता है, और क्या है? शारीरिक श्रम पे, वो व्यक्ति काम करता है कि काम नहीं करता है, ठीक है। जो काम करेगा तो उसका डाइजेशन बढ़िया रहेगा, डाइजेशन बढ़िया रहेगा तो भोजन ज्यादा करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 पे। तो प्रश्न नंबर जो 19 है हमारा कि 19 तो हो गया। प्रश्न नंबर 20 पे कि अंतर नसिका पट किसे कहते हैं, ठीक है। इसका क्या कार्य है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, अंतः शब्द लिखा है। क्या लिखा है? अंतर नसिका पट, ठीक है। तो जैसे हमारा जो नाक है, तो नाक बाहर की तरफ 2 छेद के रूप में बाहर खुलते हैं, ठीक है। तो उनके बीचों बीच में दोनों जो छेद होते हैं उसके बीच में एक समझ लीजिए कि पट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो वही चीज कहा गया है, वो अंतः मतलब अंदर मतलब बीचों बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पर चेहरे पर स्थित नासिका 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा, नाक में 2 ही छिद्र होते हैं, 2 बाह्य नासा छिद्रों के द्वारा बाहर खुलती हैं। नसिका के मध्य एक नासा पट होता है। ये दोनों जो छेद होते हैं उसके बीच में देखिए ना, जिसमें पहले एक बुलाका पहनते थे, ठीक है, इसी में, ठीक है, या नथुनी पहनते थे, वही नासापट है, ठीक है। तो नासापट होता है, इसे
अंतर नसिका पट कहते हैं। अंतर नसिका पट, चूंकि ये अंदर पाए जाते हैं इसलिए इसको अंतर नसिका पट, क्योंकि दोनों छेद में अंतर करता है। नहीं तो अगर ये हटा लिया जाए तो ये कई छेद रह जाएगा ना, तो दोनों में अंतर करता है, इसे अंतर नसिका पट कहते हैं। इसमें नासा गुहा दो भाग में बढ़ जाता है। अगर ये है तो इसे कारण से दो गुहा हो जाते हैं। ठीक है, अंतर नसिका पट से एक चिपचिपा पदार्थ म्यूकस निकलता है, जिसके कारण धूल के कण उस पर चिपक जाते हैं। शुद्ध ऑक्सीजन शरीर के अंदर आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जिसे जो हमारा अंतर नसिका पट होता है, तो जब आप देखिए नाक के अंदर तो उंगली जब डालेंगे, तो जब उंगली डालेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ वहां चिपचिपा सा पदार्थ निकल रहा है। तो ये इसका काम क्या होता है कि जैसे जब आप मान लीजिए कहीं भी सांस ले रहे हैं, तो जब उसमें धूल भी हो सकता है, धूल नहीं भी हो सकता है। अगर धूल है तो वो जाता है उसी में चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो वहां हमारे शरीर के अंदर एक शुद्ध हवा जाती है। ठीक है, तो इसका यही काम होता है कि हवा को छानना, जो चिपचिपा होता है वो हवा को छान करके तब अंदर जाने देती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि NADP का पूरा नाम लिखिए। इसको आप डायरेक्ट रट लीजिएगा। ठीक है, NADP यानी का है निकोटिनामाइड निकोटिनोमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। समझ बेटा, N मतलब निकोटिनामाइड, A से एडेनिन, ठीक है, D से डाई न्यूक्लियोटाइड, P से फास्फेट। ठीक है, समझ बेटा कि नहीं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, डायरेक्ट रट लेना। फिर क्वेश्चन आता है कि ATP तथा ADP का पूरा नाम लिखो। ATP मतलब एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ATP का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। ADP का पूरा नाम लिखना है, ADP तो एडेनोसिन डाइफास्फेट। यहां पर क्या हो गया, डाई हो गया, यहां पर क्या था, ट्राई था। तो ATP में एडेनोसिन ट्राइफास्फेट, ADP में एडेनोसिन डाइफास्फेट, इतना ही अंतर है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, इसको डायरेक्ट रटना। इसमें चूंकि एक चीज और बता दें, NADP, ATP और ADP ये सब ऊर्जा के ही फॉर्म है। ठीक है, ऐसे समझिए कि रुपया है, रुपया चाहे आपको चेक के रूप में मिल जाए, रुपया चाहे आपको सिक्के के रूप में मिल जाए, या रुपया चाहे आपको गड्डी के रूप में मिल जाए, तो ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये समझिए चेक है, ये क्या है, चेक ही है। तो NADP क्या है, चेक है, और ये ATP आपका रुपया है। जो ADP होता है ये बाद में ATP के में बदलता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एनर्जी के यानी ऊर्जा के ही रूप हैं। हमारे जैसे बहुकोष के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसा हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर है, तो जिससे कि हम लोग एक कोष किया तो है नहीं, बहुकोष किए हैं। हमारे शरीर का हार्ट है, तो हार्ट बाहर है कि अंदर है, अंदर है। किडनी हमारे बाहर है कि अंदर है, अंदर है। तो जिसे मान लो अगर कोई बाहर होता तो हम मान के चलते कि बाहर से वो एटमॉस्फेयर से ले सकता था ऑक्सीजन, लेकिन कुछ अंग अंदर होते हैं तो वो मतलब जैसे एटमॉस्फेयर यानी वातावरण के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो इस चक्कर से वो विसरण के द्वारा ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जा सकता है। तो वहां पर क्या किया जाता है, एक सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसे श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र का काम यही है कि प्रत्येक कोशिका तक के, प्रत्येक अंग तक के ऑक्सीजन को पहुंचाना। समझ बैठा कि नहीं बैठा, जैसे एक कोश किया है, तो जब एक ही कोश का है तो वो क्या है, वो भोजन को पूर्ण रूप से ले सकता है। तो वही चीज है कि हमारे जैसे बहुकोश के जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती हैं, इसलिए साधारण विसरण यानी बहुकोश के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरा करने में अपर्याप्त होता है। समझ बेटा, यानी जैसे भाई जब वो ऑक्सीजन, हमारा अंग है ऑक्सीजन के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो है नहीं, जैसा हार्ट है यानी दिल है या किडनी है, तो इनको भोजन चाहिए, तो ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं ले सकते, तब इनके लिए हम एक व्यवस्था बनाए जिसको बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, चलिए थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।